हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस का 14वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले आप लोग जो 13 प्रैक्टिस सेट को देख चुके थे, ठीक है। यदि जो भी स्टूडेंट्स आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस प्रैक्टिस सेट को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले जाकर आप पीछे का क्लास देख सकते हैं, अर्थात पीछे का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। ये जो शंख का जो बना बैल है, ये सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थान पर मिला है, ठीक है फ्रेंड्स, शंख का बना बैल। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य को ढूंढने के लिए अर्थात गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है। जैन तीर्थकार और प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो सुविधिनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह मकर नहीं था फ्रेंड्स, ये मगर था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह मगर था। सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, मगर था, मगर। सुविधिनाथ जो तीर्थकार थे, उनका प्रतीक चिन्ह मगर था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। शीतलनाथ का श्रीवत्स था। शीतलनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह, शीतलनाथ भगवान का, तो श्रीवत्स था, ठीक है। और सुविधिनाथ का क्या था, मगर, ठीक है। सुविधिनाथ का मगर और शीतलनाथ का श्रीवत्स, ठीक है। इसी प्रकार का श्रेयसनाथ का गोंडा। श्रेयसनाथ जो थे तीर्थकार, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो गोंडा था, ठीक है फ्रेंड। क्या था श्रेयसनाथ का था प्रतीक चिन्ह गोंडा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो बसुपूज्य है, ये जो बसुपूज्य तीर्थकार हुए, उनका प्रतीक चिन्ह बड़ा नहीं था, ठीक है। उनका प्रतीक चिन्ह भैंस था। क्या था प्रतीक चिन्ह, भैंस, ठीक है, बसुपूज्य का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत को ढूंढने के लिए कह रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह मगर, सुविधिनाथ का मगर। यदि आप लोग फ्रेंड्स दारोगा का भी तैयारी कर रहे हैं 2025 में आप, या 2024 में, जिस भी ईयर में आप दारोगा का एग्जाम देंगे, आपके लिए भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। सुविधिनाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह, मगर, और शीतलनाथ का श्रीवत्स, और श्रेयसनाथ का गोंडा, और बसुपूज्य का भैंस था, ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के मुताबिक डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। देखिए, मौर्य काल में जो भी स्त्रियां विधवा हो जाती थी और वो अपना जीवन जब स्वतंत्र पूर्वक यापन करती थी, उस समय के लोगों को, या उस समय की महिलाओं को छदवासिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मौर्य काल की विधवा महिला को छदवासिनी के उपनाम से जानते थे, ठीक। उस समय की महिलाओं को, मौर्य काल के समय विधवा महिलाओं को छदवासिनी के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से, क्या कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वड़ा थी। मिहिर भोज की फ्रेंड्स, मिहिर भोज की उपाधि जो थी आदि वड़ा थी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में मिहिर भोज की उपाधि आदि वड़ा थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है, कौन सी संगम रचना, क्या कह रहा है, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती थी। तमिल बाइबिल, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल किसे कहा जाता था, तिरुक्कुरल को कहा जाता था। तिरुक्कुरल को तमिल बाइबिल कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन रजिया में होना चाहिए, इससे नहीं होगा। रजिया में सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किसका है। देखिए फ्रेंड्स, यह कथन मिनहाज उस सिराज का था। किनका था, तो मिनहाज उस सिराज का था। इनका कथन ये था कि भाग्य ने रजिया सुल्तान को पुरुष नहीं बनाया, ना इसके अंतर्गत शासक बनने के, अर्थात सुल्तान बनने के सभी गुण संपन्न हैं, ठीक है। सारे गुण विद्यमान हैं इनके अंतर्गत। भाग्य ने इसे महिला बना दिया, ठीक है, पुरुष ना बना के, ठीक है। यह कथन मिनहाज उस सिराज का है, ठीक है, मिनहाज उस सिराज का है, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात को आपको याद में रखना है। अगला खड़ा है, विजयनगर साम्राज्य में
किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। जिला को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य में जिला को बलनाडु कहा जाता था। क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में जिला को? विजयनगर साम्राज्य में जिला को बलनाडु कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर ने जब कश्मीर अभियान किया था, अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किए थे तो वहाँ के शासक कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, अकबर जब कश्मीर का अभियान किए थे उस समय कश्मीर के शासक यूसुफ खां थे। कौन थे? यूसुफ खां थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना है आपको। अगला कह रहा है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारक क्या था? देखिए चारों ऑप्शन की ओर हम नहीं जाते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, सीधे आंसर पर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये आंसर याद रखना है। ठीक है, कह रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। क्या था तत्कालिक कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध का? फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना, यही तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया या विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिगेडियर जनरल नील का मृत्यु लखनऊ में हुआ था, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह लखनऊ में हो रहा था फ्रेंड्स, तो ब्रिगेडियर जनरल नील को ही विद्रोह दबाने अंग्रेज अधिकारी लखनऊ भेजे थे। ठीक है, और वहीं उनका निधन हो गया। विद्रोह को दबाते हुए जनरल नील का निधन लखनऊ में हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए नामधारी क्वेश्चन है, ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाबा राम सिंह कुका के द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा? तो बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु। क्या कह रहा है? भारत धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन। ब्रिटिश औपनिवेशों की जो खर्च थी उसकी जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को पूछ रहा है कि ये गठन कब हुआ था? तो ये गठन 1895 ईस्वी में हुआ था। औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन आयोग का गठन। किसका गठन हुआ था? बेल्वी कमीशन आयोग का गठन 1895 में हुआ था। ठीक है, धन की व्यय की जांच हेतु। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? देखिए फ्रेंड, स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक या भारतीय अशांति का दूत कह के पुकारे थे। कौन के थे भारतीय अशांति का जनक? बाल गंगाधर तिलक को। तो वैलेंटाइन सिरोल ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक या भारतीय अशांति का दूत कह के पुकारे थे। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कह रहा है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो फ्रेंड्स, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। किसका हुआ था अधिवेशन? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? देखिए, जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उसमें कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का नाम था कांग्रेस जांच कमेटी। ठीक है, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपे थे। ये समिति, कांग्रेस जांच समिति, उस प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला खड़ा है, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो उच्च एशिया की रीढ़ ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़? तो ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है,
अगला कह रहा है बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है। बिहार में जो स्थित है कैमूर हिल वो विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है बिहार स्थित कैमूर हिल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गौरी गंगा के नाम से किसे जाना जाता था, तो शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है गौरी गंगा के नाम से, तो शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ, क्या कह रहा है, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। ठीक है, रबी फसल के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर है। वज्रपोहा जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है। किस नदी पर स्थित है वज्रपोहा जलप्रपात, वज्रपोहा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, अर्थात गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है, कच्छ वनस्पति स्थल और राज्य का नाम दिया हुआ है कि कौन से कच्छ वनस्पति स्थल किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए धर्मा कच्छ वनस्पति स्थल गुजरात में तो नहीं, धर्मा जो कच्छ वनस्पति स्थल है ये गुजरात में अवस्थित नहीं है। ये कुंडापुर कर्नाटक में अवस्थित है। कुंडापुर कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटक राज्य में कुंडापुर अवस्थित है। और वैतरना महाराष्ट्र में, वैतरना कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में, वैतरना महाराष्ट्र। और कछुवेली तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर असत्य को ढूंढने के लिए करा तो असत्य ए ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन के मुताबिक चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो धर्मा कच्छ वनस्पति स्थल है ये जो गुजरात राज्य में अवस्थित नहीं है। कुंडापुर कहाँ है, कुंडापुर कर्नाटक में, वैतरना महाराष्ट्र में, और कछुवेली तमिलनाडु में। कछुवेली किस राज्य में है, तो तमिलनाडु, और वैतरना महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को पूरी याद में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सरदार सरोवर परियोजना से, किस परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य, तो मध्य प्रदेश है सरदार सरोवर परियोजना से सबसे अधिक दुष्प्रभावित राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, असत्य गलत को फिर ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये स्थानांतरित कृषि और राज्य का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कि किस राज्य में कौन सी कृषि की जाती है। ठीक है, देखिए बेगमा जो है कृषि ये मेघालय राज्य की है। बेगमा खेती कहाँ की जाती है, तो मेघालय में। बेगमा किस राज्य में की जाती है, तो मेघालय राज्य में। ठीक है, वही कुमारी स्थानांतरित कृषि है जो पश्चिमी घाट में होती है। कहाँ होती है, पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। ठीक है, पश्चिमी घाट में होती है कुवाड़ी, और बेगमा मेघालय। अगला कुड़ुबा छत्तीसगढ़ में तो नहीं, कुड़ुबा स्थानांतरित कृषि छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं होती है। तो असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा था, तो इस प्रकार सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और पामलू जो है, पामलू स्थानांतरित कृषि ये मणिपुर में होती है। पामलू किस राज्य में, मणिपुर राज्य में, पामलू मणिपुर राज्य में। और कुमारी पश्चिमी घाट में, और बेगमा मेघालय राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है बालाघाट हीरों के खानों के लिए जाना जाता है। तो नहीं फ्रेंड्स, बालाघाट हीरों के खाने के लिए नहीं जाना जाता है, हीरों के खानों के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरों के खाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, वही कह रहा है मझगांवा मैग्नीज भंडारण के लिए जाना जाता है। तो नहीं, मैग्नीज भंडारण के लिए मध्य प्रदेश का बालाघाट जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बालाघाट मैग्नीज भंडारण के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ना ही एक सही होगा ना ही दो सही होगा, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, नॉट। ठीक है, नन ऑफ दीज। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है तो सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम दिया हुआ और यहाँ स्थान का नाम दिया हुआ है। ये जो कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है ये कर्नाटक नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो कल्पक्कम
तमिलनाडु में है, ठीक है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। वही जैतापुर महाराष्ट्र में है। जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है फ्रेंड्स। वही काकड़पाड़ा गुजरात में, काकड़पाड़ा गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, काकड़पाड़ा गुजरात में, ठीक है। और जैतापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गलत को ढूंढने के लिए कह रहा था। कल्पक्कम कहाँ है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रोमो उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रोमो उद्योग बोर्ड का गठन जो है फ्रेंड्स वो वर्ष 1954 में हुआ था। कब हुआ था अखिल भारतीय खादी एवं ग्रोमो उद्योग बोर्ड का गठन? तो इसका गठन 1954 में हुआ था, ठीक है। अगला कह रहा है बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। बोरीबिली कहाँ अवस्थित है? तो बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला कह रहा है चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? तो चित्पावन महाराष्ट्र की है। चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र राज्य की चित्पावन जनजाति है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है? काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है काली अट्टम? तो काली अट्टम केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। अगला कह रहा है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ अवस्थित है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो पश्चिम बंगाल में बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत। क्या कह रहा है? विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है? तो भारत शासन अधिनियम 1861 से ही विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव देखिए क्या है धर्मनिरपेक्ष का। भारत में अनेक धर्म हैं, तो हाँ भारत में अनेक धर्म हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का सही भाव ये नहीं हुआ। अगला कह रहा है भारतीयों में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष के लिए सही नहीं। धर्मानुपालन व्यक्ति इच्छा पर निर्भर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो हाँ धर्मनिरपेक्ष राज्यों के लिए ये एकदम सटीक आंसर होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला कह रहा है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1853 ईस्वी में गठन हुआ। एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ है, ठीक है। भाषाई राज्य पर आंध्र प्रदेश राज्यों का गठन हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विधि के समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से लाया गया है? तो विधि के समान संरक्षण भारतीय संविधान में यूएसए अमेरिका से लाया गया है। विधि के समान संरक्षण, ठीक है, किस देश के संविधान से लाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लाकर उसे भारतीय संविधान में डाला गया है, ठीक है, विधि के समान संरक्षण। अगला कह रहा है द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन कब हुआ? द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन 1979 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन? तो 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार। क्या कह रहा है? मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? क्या कह रहा है? मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स।
अगला कह रहा है वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? सॉरी फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन को इजी वे में समझिए। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद में, सदन या राज्य में विधानसभा का सदस्य है, मान लीजिए कोई भी नॉर्मली व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, वो राज्य विधानसभा का सदस्य है, ठीक है। यदि वो राष्ट्रपति का निर्वाचित होते हैं, यदि वो राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होते हैं तो उसे संसद की सदस्यता को त्यागनी पड़ती है। इस बात को किस आर्टिकल में कहा गया? तो इस बात को आर्टिकल नंबर 59 में कहा गया है, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य होता है और राज्य विधानसभा का या सदस्य होता है, यदि वो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है तो उसे पद को त्यागनी पड़ती है, ठीक है, पुराने पदों को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो वो सर्वेसर्वा आपातकाल के दौरान पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के सर्वेसर्वा पीएम होते हैं देश के। अगला कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? यूपीएससी, उसके जो भी मेंबर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के जो आचरण का जांच करते हैं वो कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए वो कौन करते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के आचरण का पता लगाने का काम सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए अब गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है तो सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अर्थात लोकसभा से वो पास हो चुका है और राज्यसभा से में लंबित है, अर्थात कह रहा है जो विधेयक लोकसभा में भी पास हो चुका है और राज्यसभा में भी पास हो चुका है, तो ऐसे सारे विधेयक लोकसभा में विघटन से समाप्त हो सकता है। तो हाँ, तो फ्रेंड्स यदि कोई भी विधेयक लोकसभा से भी पास हो चुका है और राज्यसभा से भी पास हो चुका है, यदि इस स्थिति में लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वह समाप्त हो जाता है बिल, ठीक है। जो पारित किया हुआ सारा काम नष्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, वो विघटन के पश्चात खत्म नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति कोई विधेयक यदि संसद में पास होता है, यदि उसे सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विघटन खत्म हो जाने की बात कर रहा है, जबकि खत्म नहीं होगा किसी भी स्थिति में, ठीक है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। अगला कह रहा है जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा में पारित नहीं किया गया है। देखिए क्या कह रहा है, राज्यसभा में पारित हो गया है लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, तो विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते हैं। तो हाँ, यदि पास हो गया है तो विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होता है, ठीक है। अगला कह रहा है यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। क्या कह रहा है, यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, विधेयक समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विधानसभा द्वारा पारित, किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है। देखिए
विधानसभा में यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसे विधान परिषद अधिक समय के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए रोक सकते हैं। उससे ज़्यादा समय के लिए विधान परिषद नहीं रोक सकते हैं यदि कोई भी विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका हो तो, ठीक है। उसे विधान परिषद केवल और केवल 4 महीने तक ही रोक सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, अर्थात गलत को ढूंढने के लिए कह रहा है। यहाँ विषय और यहाँ सूची का नाम दिया हुआ है। ये जो मजदूर संघ है फ्रेंड्स, ये जो मजदूर संघ है, मजदूर संघ ये किस किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। मजदूर संघ समवर्ती सूची का है। और जो सीमा शुल्क है, ये सीमा शुल्क राज्य नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क कैसा विषय है, तो संघ सूची का विषय है। और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये करेक्ट है। और डाकघर बचत बैंक ये भी संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सीमा शुल्क नहीं है। सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क किसका विषय है, तो सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है। लेकिन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वही डाकघर बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव अंग प्रतिरोपण, क्या कह रहा है, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया। क्या कह रहा है, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया, तो ये 1994 में आया मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, ठीक है। ये 1994 में आया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है। क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में, यहाँ से समझिए, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत, 98 संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है 58 नंबर संविधान संशोधन में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई। कब हुई स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना, तो वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स डर्बी कप का संबंध किससे है, तो डर्बी कप का संबंध घुड़दौड़ से है। किससे है डर्बी कप का संबंध फ्रेंड्स, डर्बी कप का संबंध घुड़दौड़ से है। किससे है, घुड़दौड़। डर्बी कप का संबंध घुड़दौड़, डर्बी कप घुड़दौड़, घुड़दौड़ याद रखना है। डर्बी कप का संबंध घुड़दौड़ से, ठीक है। बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है, तो ट्रैक में बेसबॉल खेला जाता है। बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है फ्रेंड्स, तो ट्रैक में बेसबॉल परिसर खेला जाता है, ठीक है। ट्रैक परिसर में बेसबॉल खेला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किसमें भाग दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं आज के 49 नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हवाला क्या है। हवाला क्या है, देखिए फ्रेंड, हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। यदि विदेशी मुद्रा का कोई भी व्यक्ति अवैध कारोबार कर रहा है तो उसे हवाला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, तो हवाला कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि सर बोलते हैं कि यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस बोर्ड सेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है राजकोषीय घाटे और राजकीय घाटे का अंतर, बजटीय घाटे का अंतर, ठीक है। क्या कह रहा है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है, तो वो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है, तो वो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। जय हिंद, जय भारत।